35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान ने ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच में दहशतगर्द हमले के दौरान बहादुरी दिखाने वाले तेलंगाना के मोहम्मद रहमत पाशा की हैदराबाद में तकरीम की। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और तेलंगाना हुकूमत से पाशा को ब्रेवरी अवार्ड और खास इनाम देने की दरख्वास्त की। ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है उनकी बहादुरी का एतराफ करते हुए उन्हें परमानेंट रेसिडेंस दी है। तो अब इंडिया की हुकूमत क्या देगी क्या नहीं देगी पता नहीं, देगी या नहीं देगी वो भी पता नहीं। दिए तो अच्छी बात है, लेकिन देती तो नहीं है, इसका अंदाजा हमें है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। मैं आज एक ऐसे शख्सियत के साथ पे हूँ जिसने न सिर्फ सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नाक ऊंची की बल्कि सारे आलम इस्लाम की नाक को ऊंचा कर दिया। और मैं फ़िलहाल हैदराबाद में हूँ। मेरे साथ में आप ये चेहरा देखकर कई लोग जान गए होंगे, आपका नाम है रहमत पाशा। ये रहमत पाशा जो है एक्चुअली ये विकाराबाद के रहने वाले हैं और फ़िलहाल मेहदीपट्टनम टोली चौकी पे रह रहे हैं। ये रहमत पाशा का ताल्लुक़ जो है आज से कुछ दिन पहले यानी 14 दिसंबर 2025 को एक टेररिस्ट अटैक हुआ था आर्चर पार्क बॉन्डी बीच पे सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। तो वहाँ पर जो है कि दो टेररिस्ट नवीद अकरम और साजिद अकरम, उन्होंने वहाँ के जो बीच पे लोग थे उनके ऊपर हमला किया, जिसके अंदर जो है 15 लोग मर गए और 40-50 करीब इंजर्ड हुए थे। रहमत पाशा वहाँ पर क्योंकि ये वहाँ पर स्टूडेंट वीज़े पे थे और वहाँ पर जो है उबर जॉब भी करते हैं। तकरीबन स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया यूएस जाते हैं उबर का काम करते हैं वो लोग। तो एक सवारी को पिक करने के लिए वहाँ पर गए हुए थे पार्क करने। एक शख्स जो है जो इनको इंगेज किया, अपना सामान गाड़ी में रख के उन्हें भागने लगा। तो ये बोले कि भाई ये पैसेंजर सामान रख के क्यों भागने लगा। इमीडिएट आप भी गाड़ी में से उतर के जब देखे तो कुछ पटाखों की आवाज़ आ रही थी वहाँ पर। तो ये नहीं समझे कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, उनको समझ में नहीं आया और लोग अफरा तफरी का माहौल था, पूरे इधर से उधर भाग रहे थे। अचानक रहमत पाशा की नज़र पड़ी, सामने एक ज़ईफ़ खातून थी जो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है उसको तकरीबन 2 गोली लग गए थे उसको और वो हेल्प के लिए तड़प रही थी। रहमत पाशा फौरी जाकर वो लेडी को उठा के उसको वहाँ पर बाजू का एक स्ट्रेचर टाइप में कुछ था उसमें डाले और उसके बाद में कई पेशेंट्स को हेल्प करते रहे। वहाँ पर जिनको गोलियाँ लग रही थी वहाँ पर उनको हेल्प करते गए और तकरीबन 4-5 घंटे तक ये सिलसिला चलते रहा वहाँ पर लोगों को हेल्प करने का। तो बाद में इनको खुद ये मालूम हुआ कि कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है और यहाँ पर लोगों पे इन्हों हेल्प कर रहे थे। 4-5 घंटे के बाद में जब वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट इनसे इंटरव्यू लेने लगे, इनके भी पूरा अभी एक फ़ोटो बताए, अभी तक वो मीडिया में रिलीज़ नहीं किए। तो इसमें यह है कि इनका भी पूरा जिस्म पे खून था, पूरा टी शर्ट पे खून था। उसके बाद में ये अपनी फैमिली को कॉल किए, फिर वो भी इन्फॉर्म किया। अभी तक यहाँ पर इंडियंस को मालूम भी नहीं हुआ था कि वो वहाँ पर अटैक हुआ है। तो बहरहाल बहुत बड़ा कारनामा है और हमारे लिए ख़ास तौर पर तेलंगाना हैदराबाद के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ये आए हुए हैं, 1 हफ़्ता पहले आए और हमारे एक दोस्त के ज़रिए आज इनकी मुलाकात हुई। तो सबसे पहले तो मैं इनके वालिदैन रहमत पाशा के जो वालिद हैं मोहम्मद अज़मत पाशा, मैं उनको सलाम करता हूँ कि आपने एक ऐसे जांबाज लड़के को पैदा किया, एक मुजाहिद मिल्लत है ये, और आपकी तरबियत को मैं सलाम करता हूँ। इनकी वालिदा तैयबा बेगम को, उनको भी मैं सलाम करता हूँ कि आपने एक ऐसे जांबाज मुसलमान को पैदा किया जिसने सारे आलम इस्लाम के नाक को ऊंचा किया। वरना तो पूरे मीडिया में ये चलता कि मुसलमान टेररिस्ट है, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि किसी मुसलमान ने लोगों को, ऑस्ट्रेलियंस को बचाया बोलकर। आप लोग एक ही भाई है, अपने वालदा वालिद को एक ही बेटे है, 6 सिस्टर्स है और वाइफ है, एक लड़की है इनकी 8 साल की
हर इंटरव्यू में लड़की का भी जिक्र करते रहते ये। इनके कारनामे पसंद करके जो है वहाँ के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है टोनी बुर्क, इनको जो है परमानेंट रेसिडेंसी दी है और ये अब आए हुए हैं अपनी फैमिली को वीज़ा के लिए अप्लाई किए हैं। वीज़ा मिलने के बाद में फैमिली के साथ फिर वहाँ पर जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कई लोगों को, हैदराबादियों को नहीं मालूम कि इनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है बोलकर और हमारे तेलंगाना से है। तो उस ज़मीन में मैं हमारे तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि इनको स्टेट ऑनर दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि आ रहे वाले हैं, वरना मैं खुद इनका एयरपोर्ट पे जाके इस्तकबाल करता और स्टेट गवर्नमेंट को फोर्स करता कि इनको जो है पूरा एक स्टेट ऑनर्स देते हुए इनको इस्तकबाल करे एयरपोर्ट पे। ये बेचारे खामोशी से आ गए। हम कोशिश करेंगे कि रेवंत रेड्डी साहब इनको बुलाकर सम्मान दे। ये वीडियो मेरा हमारे फ़हीम कुरैशी साहब अगर देख रहे हैं तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप इनसे कम्युनिकेट करके इनको ले जाकर चीफ मिनिस्टर से मिलाइए और यहाँ का तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इनको अवार्ड मिलना चाहिए, ये हमारा मुतालिबा है। तो बहरहाल रहमत भाई बहुत बहुत मुबारक आपको, अल्लाह ताला आपको इतना बड़ा काम लिया आपसे। मैं जब आपके बारे में बोल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे आंख पे कांटे आ रहे हैं और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र है। और ख़ास तौर पर आपके वालिदैन को मैं सलाम करता हूँ कि एक वालिद और वालदा ने ऐसे जांबाज सिपाही को पैदा किया। तो ये एक्चुअल कब हुआ था ये वाक़या जो बोंडी बीच अटैक हुआ? ये दिसंबर 14 2025, हाँ दिसंबर 14 2025 में हुआ वो अटैक जी। और तकरीबन शाम के जो है सो 7 बजे का करीब था जी। गोलियां स्टार्ट हुए, लोग इधर उधर भागना शुरू करे, हर जगह खून। मैं ग्रीन ग्रास को रेड होते हुए देखा हूँ जी, खून जी। से। लोगों को उठाया, काफ़ी लोगों को मदद करा, वो लोग को कंफर्ट करने की कोशिश करा। इवन पुलिस वालों को भी गोली लगी थी, वो लोग को भी उठाया। ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे था। काफ़ी कुछ देखा हूँ मैं उस दिन वहाँ पर। ऐसा कितने लोगों को गोली लगी थी वहाँ पर? जो 40, तकरीबन 40 लोगों तो को लोग गोली मर लगी। गए बोले आप? 40 के उसमें करीब। नहीं, लोग 40 लोगों को गोली लगी जिसमें से 15 लोग मर गए। अच्छा जी। तो आप एक्चुअल उस मुकाम पे गए क्यों थे आप वहाँ पर? मैं वीकेंड था तो मैं उबर कर रहा था। उबर कर रहे तो थे एक आप? राइड आया था मेरे को, जी। तो वो राइड को पिकअप करने के लिए गया था। उन्होंने बैग रख के चला गया। इन्हों क्यों जा रहा बोल के मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ और नीचे उतरा तो मेरे को गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। मैं इनिशियली उसको ये समझा कि शायद पटाखे हैं, क्रैकर्स वगैरह हैं। अक्सर वो लोग छोड़ते हैं हाँ, क्रैकर्स। तो मैं वो देखने के लिए आगे बढ़ा। जब मैं देखने के लिए आगे बढ़ा तो वो लोग पूरा गोली मार अफरा-तफरी का रहे थे, माहौल था। अफरा तफरी का माहौल था, लोग खून से। अच्छा, आप डायरेक्ट देखे वो लोग? आपके प्रीवियस इंटरव्यूज में मैं ये देखा और मीडिया में भी ये देखा कि वो लोग कहीं ब्रिज पे से बाबा बेटे जो जी, है जी, जी। हथियार लेके गोलियां मार रहे थे पूरे लोगों को। बिल्कुल। तो आपका आई कांटेक्ट हुआ लोगों को? देखे आप नहीं, उन लोगों को? आई कांटेक्ट नहीं हुआ, बट वो लोग को देखा मैं शूट दूर से देखे, शूट कर रहे। तो आपको ऐसा कुछ डर खौफ नहीं हुआ कि भाई मैं भी गाड़ी में बैठ जाऊं, कहाँ ये पराए मुल्क में हूँ मैं? अब यहाँ हमारे कने शहर में कई मर्डर्स हो रहे हैं, लोग वीडियो ले रहे हैं मगर कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो आपको ऐसा कभी फील नहीं हुआ आपको? वो मोमेंट पे जब वो लेडी को देखा मैं, जब मदद उन्होंने मांग रहे थे और तकलीफ से, क्या नाम था वो लेडी का? वो क्या एज थी उसकी? उनको 80-85 के ऊपर कुछ 80, थे। जी। तो उन्होंने जब मदद मांग रहे थे, उन्होंने जो तकलीफ से पुकार रहे थे, सब लोग भाग जा रहे, कोई जा रहे नहीं उनके पास। तो वो चीज़ मेरे को तकलीफ नहीं देखी गई, क्योंकि मैं बचपन से मेरे वालदा वालिद से मैं यही सीखा हूँ कि लोग जो भी तकलीफ में रहे, कोई मदद के लिए मांगे तो अपनी पीठ मत दिखाओ, जाओ खरीद में। बस वो एक चीज़ मेरे दिमाग में फिर रही थी और मैं गया, हेल्प करा उनको, उनके साथ। अब मैं काफ़ी लोगों को हेल्प करा, ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे था, मैं काफ़ी लोगों को उठाया। तो बहरहाल ये होने के बाद में, क्योंकि जब खून देखते, ऐसा बड़ा हादसा देखे, तो आपको कुछ ऐसा मेंटल ट्रॉमा नहीं हुआ आपको? हाँ, मेरे को थोड़ा सा ट्रोमेटाइज्ड हुआ मैं वो सिचुएशन को लेके। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, मेरे को आई एम थैंकफुल टू द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। वो लोग काउंसलर, मेडिकल काउंसलर वगैरह दिए और सेशंस वगैरह रखे। उस वजह से अभी भी मैं उसमें से बाहर आने की ही कोशिश कर रहा हूँ। ये बोलिए कि जैसा ये वाक़या हुआ है, 4-5 घंटे के बाद में आप फ्री हुए, जी जी तो सबसे पहले आप यहाँ पर रीच आउट करें, फैमिली को रीच आउट करे होंगे? जी बिल्कुल। तो किससे बातचीत हुई आपकी पहले यहाँ पर? मेरे अहलिया से बात आप बात पहले, किए? बोला मैं ऐसा हुआ। तो वो लोगों का क्या रिएक्शन था उनका? काफ़ी डर गए थे काफ़ी जी। चीज़ों से, मतलब डरे हुए थे समझिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो सो इवनिंग मगरिब का टाइम हो रहा था, जी। हम लोग के पास रात हो गई थी बहुत पूरी। तो काफ़ी डरे हुए थे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया, क्योंकि शायद मेरे को मालूम था, क्योंकि और डर जाएंगे जब तक आप फ़ोन किए उन लोगों को इत्तला नहीं हुई थी ये वाक़या? नहीं हुई थी। अच्छा, तो अक्सर आपके वीडियोस में, इंटरव्यूज़ में जो ऑस्ट्रेलिया में आप दिए, मैं देख रहा था कि आपको एक
बेटी है और बहुत लाडली बेटी है आपकी वो। जी जी जी। तो क्या बेटी से भी बात हुई आपकी? आपको क्या आप ऐसा डर नहीं महसूस करें कि भाई मेरे को भी गोली लग सकती, मैं भी मर सकता हूँ, मेरे बीवी बच्चों को कौन देखेंगे बोल के? ऐसा नहीं, जब तक मैं लोगों की मदद कर रहा था, जब तक मेरे कोई ऐसा दिमाग आपके कोई ऐसी चीज योर मेरे एम दिमाग वाज में ओनली टू सेव देम? ओनली टू सेव देम। मैं मेरे को उसके बाद जब पूरे सब चीज़ें, जब अफरा तफरी रुक गई, सारी चीज़, जो भी लोगों को गोली लगी थी वो लोगों को, जब पूरे लोग हॉस्पिटल चले गए 4 से 5 घंटे के बाद, उसके बाद जब मेरे को पूरी चीज़ें मेरे दिमाग में, मेरे मतलब आंखों के सामने आने लगे, जब मेरी बॉडी श्योर होना स्टार्ट हो गई। तो आप जब आए, देखिए ऐसा कोई वाकयात होते तो हमारे कहने तेलंगाना गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो है उनका सम्मान करती, उनको वो करती। तो ये आप इंडियन हैं, आप हैदराबादी है बोल के, तो वहाँ पर जो हमारी एम्बेसी ऑफ इंडिया इन कैनबेरा जी। और काउंसलेट इन देर, वो सिडनी। लोग कोई आपसे टच नहीं किए सिडनी में? नहीं, वो लोग इंडियन एम्बेसी वाले कोई कांटेक्ट नहीं किया आपको? नहीं कोई बुला के आपको शुक्रिया मुबारकबाद कुछ नहीं बोले? नहीं और वहाँ पर काउंसलेट इन कैनबेरा भी आपको टच नहीं करे वो लोग? नहीं आया कॉल में। तो बड़े अफसोस की बात है। तो यहाँ पर आप आने के बाद से भी कोई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई आपको कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, कांटेक्ट नहीं आया। तो नहीं, खैर हमारी ख्वाहिश है कि क्योंकि आप सारे हिंदुस्तानियों की आप नाक ऊंची करें। अगर ये वाक़ये के बाद में जो है बहुत मुश्किल होता था लोगों को वीज़ा वगैरह मिलना, आपकी तरफ से अब जितने भी लोगों को वीज़ा वगैरह मिलेंगे तो बहरहाल कब तक है आप हैदराबाद में यहाँ पर? अगले महीने तक। 1 महीने तक है आप? महीने तक। तो अब आप वापिस जब जाएंगे फैमिली के साथ जाएंगे आप? नहीं, वो लोग को थोड़ा टाइम लगेगा। वीज़ा अभी वीज़ा नहीं मिला आपकी फैमिली? नहीं मिला वो लोग को। तो इंशाल्लाह खैर हम हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब से भी गुजारिश करते हैं कि आप आपके काउंटर पार्ट को बात करके जल्द से जल्द इनकी फैमिली को भी वीज़ा दिलाइए, ताकि, और क्योंकि आप तो परमानेंट रेसिडेंस हो गए, आने वाले दिनों में सिटीजनशिप भी मिलेंगी इंशाल्लाह आपको, क्योंकि और फिर तो अभी आपकी पढ़ाई जारी है या ख़त्म हो गई? हो गई, कंप्लीट हो गई। यू आर नाउ परमानेंट रेसिडेंट। जी जी। तो यहाँ पर आने के बाद में वालदा वालिद का क्या रिएक्शन था ये सब वाक़े के बाद? वालदा तो काफ़ी मतलब रोली है, क्योंकि मैं एक ही बेटा हूँ। एक ही बेटे जो तो काफ़ी देर तक मतलब रोते रहे वालदा, फिर मैं थोड़ा समझा के करके थोड़ा। नहीं, इंशाल्लाह हम आएंगे आपके मकान पे, आके आपके वालिद को सम्मान करेंगे कि ऐसे बेटे को पैदा किए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना वक्त निकाले, शुक्रगुजार हमारे से मिले आप आके, क्योंकि हमारे दोस्त हमारे हवज मियाँ से भी मैं, हवज कुरैशी, आपका पूरा नाम? मुजीब कुरैशी साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनसे मेरी मुलाकात कराए। शुक्रिया यार, जिंदा सोबत बाकी। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।